पूरे यूरोप में चौथी शताब्दी 380 ईस्वी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक कैथोलिक चर्च का राज्य चलता था। जो उसमें छोटे छोटे राजा थे, सब चर्च राजाज्ञा जारी करता था और उसका पालन करते थे। उसने पुर्तगाल को राजाज्ञा जारी किया कि तुम जाओ, यूरोप में तो प्राकृतिक संपदा नहीं है, इसको भोगने के लिए तुम बढ़ो एशिया की ओर, अफ्रीका और अमेरिका की ओर। चला जारी करता है। और फिर पुर्तगाल के बाद स्पेन को जारी करता है, फिर डच, इंग्लैंड और फ्रांस कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह करता है। प्रोटेस्टेंट आ जाते हैं तब तक उनके रिलीजन में। वो कहते नहीं हम कैथोलिक को नहीं मानते, हम भी जाएंगे अब। तो कोलंबस, वास्को डी गामा कैथोलिक चर्च के राजाज्ञा से विश्व के अन्य क्षेत्रों के प्राकृतिक संपदाओं पर कब्जा करने और अपने दोहन के लिए राजाज्ञा जारी करता है। और उसके क्रम में कोलंबस और वास्को डी गामा ढूंढने चलते हैं, और हम पढ़ाते हैं कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। हम ये कहते हैं अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने। और माफ करिएगा, बहुत सारे लोग उसके नाम पर विद्यालय भी खोलते। मैं किसी पर व्यक्तिगत मैं नहीं जानता आपके जिले के बारे में, लेकिन मैं टिप्पणी मैं व्यावहारिक सामान्य रूप से एकेडमी शब्द प्रयोग करते हैं बहुत सारे। एक फैशन हो गया है, फला एकेडमी, फला एकेडमी, फला एकेडमी। कभी ध्यान गया कि ये एकेडमी शब्द आया कहां से है? कहां से आया है? जैसे आप पुराणों को तो मानते हैं, यूरोपियंस कहते हैं ये तो बकवास है। ग्रीक पुराण में एक एक्डमस नाम का एक राजा था, उसके नाम पर प्लूटो जैसा तार्किक व्यक्ति एकेडमी स्थापित करता है। और ऐसा फैशन हो गया कि हम उसके गुलाम हो गए कि गुरुकुल लिखने में शर्म आती है और एकेडमी लिखने में लगता है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भारत मर रहा है। तुम्हारी नसों में, तुम्हारी कल्चरल जीन में उपनिवेशवाद की गंध आ रही है। ये नहीं समझ पा रहे। कई हमसे लोगों ने बोला, साहब अगर हम इस तरह के उटपटांग नाम न लिखें तो गार्जियन प्रभावित ही नहीं होता। तो हमने कहा उसका दोष नहीं है, गार्जियन का भी दोष है। क्योंकि 190 वर्षों में मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित कर दिया कि हमें अपने शब्दों से घृणा हो गई, हमें अपनी संस्कृति से घृणा हो गई, हमें अपने प्रतीकों से घृणा होने लगी, हमें अपने ग्रंथों से घृणा होने लगी, हमें अपने त्योहारों से घृणा होने लगी। हम 14 फरवरी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, नवरात्रि नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न होना है ना हमको। जब तक हम अश्लील नहीं होंगे, हम आधुनिक कैसे होंगे? ये कहां से आता है? इंद्रियों के विस्तार जन्य स्वतंत्रता की अवधारणा। उन्होंने स्वतंत्रता की ऐसी परिभाषा घोषित कर दी कि माई बॉडी माई चॉइस, माई लाइफ माई चॉइस। अरे भाई, जब तुम्हारी लाइफ तुम्हारा चॉइस, तुम्हारी लाइफ तुम हो ही नहीं। तुम्हारी लाइफ पर पूरे ब्रह्मांड का अधिकार है। तुम्हें कृतज्ञ होना पड़ेगा अपने। तुम्हारी मां ने तुमको 9 महीने गर्भ में रखा है, अपने शरीर के पोषण तत्वों से तुम्हें पाला है, उसके लिए कृतज्ञ नहीं होगे क्या? जब तुम गंध लेके घूम रहे थे शरीरों में, तुम्हें तुम्हारी पॉटी तक को साफ किया है उसने। आज तुम पहलवान होके घूम रहे हो ना, बहुत बड़े माफिया हो, बहुत बड़े नेता हो, बहुत बड़े योद्धा हो, कृतज्ञ नहीं होगे उसके लिए। तुम्हारे पिता ने अपने खर्चे में से अपनी आकांक्षाओं को काट काट करके तुम्हें पढ़ाया है, नहीं कृतज्ञ होगे क्या? इस प्रकृति ने तुम्हें ऑक्सीजन दिया है, इस मां ने तुम्हें जल दिया है, मां ने तुम्हें अन्न दिया है, अग्नि दिया है, सूर्य ने, तमाम पोषक तत्व दिए हैं। कृतज्ञ होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसी स्वतंत्रता की बात करते हो तो नितांत कृतज्ञ
स्वार्थी व्यक्ति हो तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। ये हमारी संस्कृति कहती है। ये इसलिए फैमिली कोर्ट बढ़ रहे हैं कि हम अपनी परिभाषा अपनी इंद्रियों तक, मेरी इंद्रियां जो कह रही हैं वो करूंगा, क्योंकि हमने अपनी परिभाषा अपने नितांत अपनी इंद्रियों का एक समूह मान लिया। हम आनंदमय कोष तक नहीं जाना चाहते, हम पांचों कोषों की शुद्धि नहीं करना चाहते। कि भारतीय संस्कृति है ना तो पिछड़ी संस्कृति है। अगर आपने भारत की संस्कृति कह दिया तो पिछड़े कहलाओगे। अगर आपने बाटी चोखा की बात कर ली तो आप तो चले गए पाषाण युग में। लेकिन अगर आपने पिज्जा की बात कर ली, मैगी की बात कर ली तो अत्याधुनिक हो गए आप। ये संस्कार कहां से आ रहा है? बाजार से। बाजार कहां से आया? कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म कहां से आया है? लिबरलिज्म की फिलॉसफी से, यूरोप की। और लिबरलिज्म क्या कहता है कि मैं इंद्रियां हूं, मेरी इंद्रियां की जो इच्छा है, कामनाएं है, उसको पूरा करने के लिए मैं स्वतंत्र। ऐसे दुनिया चलेगी क्या? प्रकृति चलती है क्या ऐसे? लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारी लिबर्टी क्या है? तद कर्म यन्न बंधाय सा विद्या मुक्ते ऋते ज्ञानानुमुक्ति। बीच वाला तो अक्सर लोग कोट करते होंगे ना, सा विद्या मुक्ते। ये इसका तो सभी जानते होंगे, लेकिन इससे पहले और बाद वाला शायद नहीं ध्यान गया होगा। तद कर्म यन्न बंधाय सा विद्या विमुक्ते ऋते ज्ञानानुमुक्ति। लिबरल कब होंगे आप? मोक्ष कब मिलेगा आपको? हमारी संस्कृति कहती है कि इंद्रियों के अंधाधुंध विस्तार से, उनकी कामनाओं की पूर्ति में अपनी ऊर्जा के व्यय करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तुम गीता के निष्काम कर्मयोग को पालन करते हुए लभन्ते ब्रह्म निर्वाण वृषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यथात्मानं सर्वभूत हितेरता, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। न्याय दर्शन कहता है अटेनमेंट ऑफ द वैलिड नॉलेज इज मोक्ष, लिबरेशन। प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति करना ही मुक्ति है। पतंजलि योग दर्शन कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। जिस दिन आपको अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाता है, उस दिन आप मुक्त हो जाते हैं। बोध क्या है? यही, आप हैं कौन। आज विज्ञान भी वही कह रहा है जो हमारी संस्कृति कह रही है। तो मैं तो दावे से कहता हूं, एक फिजिक्स का विद्यार्थी होने के साथ साथ, अगर पार्टिकल फिजिसिस्ट जिस तरह से तेजी से बढ़ती जा रही रिसर्च, बाद में अगर उनका कोई संस्कृति और धर्म होगा तो उनके पास एक ही विकल्प होगा, सनातन की संस्कृति। तो दूसरी उनकी कोई संस्कृति उसके अलाइन नहीं कर रही। मैं किसी भावनावश नहीं बोल रहा हूं। कोई भी मां शारदा के कृपा से मैं किसी भी दर्शन के किसी व्यक्ति से मैं तर्क कर सकता हूं। मैं तार्किक आधार पर कह रहा हूं कि आधुनिकतम विज्ञान के शोधों के परिणाम अगर अनुरेखित होंगे, अलाइंड होंगे, तो उसके लिए एकमात्र ऑल्टरनेटिव बच रहा है, वो भारतीय संस्कृति। अब वो भारत के लोग नहीं जानते, उनको घृणा होती है उससे। वो कई लोग कह देंगे ये तो हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, ये तो एक विशेष किसी सेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे भारत की संस्कृति की बात करना किसी पंथ की बात नहीं है। और अब जब पूरा विश्व चाहता है कि ये संस्कृति हमारे लिए वरेण्य है, तो इसमें तो वैश्विक संस्कृति का प्राप्त होने का सामर्थ्य है। साइंटिफिक ग्राउंड्स पर हमें बच्चों को विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न उम्र की भाषाओं के अनुरूप, विभिन्न उम्र के अनुसार पेडागोजिकल अप्रोच अपनाते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सामर्थ्य और कॉम्पिटेंसी के साथ साथ हमें उसके वैल्यूज और डिस्पोजिशंस को, एनसीएफ 3 बात कहता है, नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन। तो नॉलेज भी हमारा समग्र होना चाहिए, खंड खंड नहीं होना चाहिए।
दक्षताएं हमारी 21वीं सदी के अनुरूप उन्हें सामर्थ्यवान होना चाहिए। बच्चों के अंदर क्षमता उपभोक्ता बनने की मात्र नहीं, बल्कि ज्ञान का सृजन करने की क्षमता वाला होना चाहिए। इतिहास आविष्कारक बनाता है, इतिहास अनुयायी नहीं बनाता। जो आविष्कार करता है ना, वही इतिहास। अगर 21वीं 400 सालों में यूरोप अगर छाया हुआ है पूरी दुनिया में, इसलिए कि उन्होंने आविष्कारकों की फौज खड़ी की और 11वीं शताब्दी तक, अब से 900 साल पहले तक पूरी दुनिया को दिशा देता रहा है भारत। इसके प्रमाण है। इसलिए देता रहा कि हम ज्ञात इतिहास में भी लगभग 900 साल पहले, मतलब लगभग 4000 सालों तक ज्ञान सृजन के क्षेत्र में हम बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाते रहे। इसलिए पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भारत ने किया है। इतिहास का प्रमाण है। अगर उस पर हम चले जाएंगे तो हो सकता है कि मैं 6-6 घंटे में आपको बताता रहूं कि एक विषय के बारे में, इसलिए उधर नहीं ले जा रहा हूं। लेकिन प्रामाणिक आधार पर हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आप पढ़ेंगे धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से, तो आपको प्रत्यूष कहते हैं नर्सरी को, वहां से शुरू करते करते जब आप 10वीं 12वीं तक पहुंचेंगे तो उस बच्चे को स्वतः स्फूर्त पतंजलि दर्शन भी मालूम होगा, सांख्य दर्शन भी मालूम होगा, न्याय दर्शन भी मालूम होगा, वैशेषिक भी मालूम होगा, वेदांत भी मालूम होगा। उसे ये नहीं मालूम होगा कि ये दर्शन पढ़ रहा है, लेकिन उसका भाव, उसकी चेतना के एल्गोरिदम का अभिन्न हिस्सा हो चुका होगा, भारत के साथ जुड़ चुका होगा। जैसे हम अनजाने में हमारी पाठ्य पुस्तकों पर हमला करके, हमारी शिक्षण पद्धति पर हमला करके मैकाले ने 1835 के बाद पूरी हमारी शिक्षण पद्धति को विषाक्त करके इस तरह के भाव भर दिए उपनिवेशवाद के कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुलाम हैं और गुलामी को हम सहजता से जीते चले आ रहे हैं। मैं फिजिक्स का आदमी हूं, मुझे ही नहीं मालूम था कि वैशेषिक दर्शन पदार्थ विज्ञान का दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है जो सब्सटेंसेस की एनालिसिस की बात करता है, क्लासिफिकेशन की बात करता है। हमें पता ही नहीं था कि जो शोध करने की प्रणाली है, जो आज रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो 2500 साल पहले महर्षि गौतम के न्याय दर्शन में उससे ज्यादा उत्कृष्ट पूरी विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति लिखी। हमने पढ़ाई नहीं, हमने पढ़ाई नहीं कि विमर्श क्या होता है, वाद जल्प वितंडा छल जाति निग्रह स्थानम, 6 टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, डिस्कोर्स क्या होता है। हमने पढ़ाई नहीं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के माध्यम से फिर सिद्धांत और निर्णय होने तक की प्रक्रिया किस तरह के, सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी इसकी न्याय दर्शन की पूरी ट्रू कॉपी दिखेगी। लेकिन हम नहीं पढ़े, इसलिए हमें लगता है कि हम तो मूर्खों की संतान, सिद्ध करके हमें निकाले। पार्लियामेंट में बोलता है वेद गणेरियों के, भयभीत गणेरियों के गीत, पार्लियामेंट में बोलता है। और इसलिए कि वो पढ़ा तो था नहीं और हम भी नहीं पढ़ रहे। अगर हम देखेंगे कि उसमें एस्ट्रोनॉमी है, जिस हेलियोसेंट्रिक, 2-4 प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, जिस हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी घूमती है चारों ओर, ये कोपरनिकस की हिम्मत नहीं पड़ी शोध पत्र जारी करनी। उसने कहा कैथोलिक चर्च तो सजा दे देगा, प्राणदंड, क्योंकि वहां तो लिखा हुआ है कि सूरज घूमता है। अपने शिष्य से कहा कि मैं मरने के बाद तुम प्रकाशित कर दे। जब प्रकाशित होता है और गैलीलियो उसको एक रिव्यू में प्रामाणिक रूप से कहता है कि कोपरनिकस की व्याख्या ठीक है, आजीवन कारावास में। जब ब्रूनो उस बात को आगे बढ़ाता है, उसी के आसपास 17वीं 17वीं शताब्दी में एथेंस के चौराहे पर उसको बांध करके जिंदा जला दिया जाता। लेकिन वो सूर्य केंद्र सौरमंडल है, पृथ्वी घूमती है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में पहले ही मंत्रों ऋचाओं में ऋषि प्रक्रियाओं में बोध कर लिया।
वो हम नहीं जानते। इसलिए हमें लगता है कि ऋग्वेद तो सिर्फ जो है वो फिर हवन करने का मंत्र मात्र उसमें, हमने उसमें समाजशास्त्र नहीं देखा। हम पर आरोप लगता है कि आप राष्ट्र ही नहीं थे कभी। उन्हें कौन बताए, क्योंकि हमने अथर्ववेद का वो मंत्र नहीं पढ़ा ना, भद्रम वीक्षन्तरिसे सर्वदा तपो भिक्षां क्षेदुअग्रे ततो राष्ट्रं बलं भोजस्वजानं ततस्मै दैवामुसे। अगर हम सुने होते और उसका अर्थ जानते बच्चे बचपन में ही, 3 साल की उम्र में, 4 साल 5 साल की उम्र में, कि ऋषि प्रज्ञाओं ने जिस तप और बल से जिस राष्ट्र का निर्माण किया, आओ हम उस राष्ट्र को अपने ओज से सिंचित करें और उसको नमन करें। उस देश के दर्शन को कह दिया इन्हें तो राष्ट्र की अवधारणा ही नहीं मालूम। वो तो वेस्टफैलिया से नेशन स्टेट आता है 1648 से, उससे पहले तो राष्ट्र कहीं था ही नहीं। तो चाहे राजनीति शास्त्र बता दिए कि आर्यन एग्रेशन, आर्य बाहर से आए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनकी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, प्रजातिवार। उन्होंने भारत को बहुत ही फाल्ट लाइन क्रिएट किया, भारत को लड़ने की थी। एक फाल्ट लाइन क्रिएट कर दिया नॉर्थ साउथ, एक भाषा में फाल्ट लाइन क्रिएट कर दिया ग्रेडसन से शोध करा के, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, उसमें कोई एकात्मता नहीं है। दूसरी फाल्ट लाइन क्रिएट कर दिया कि ये जो जातियां हैं ये इनके दर्शन में ही है, कि कार्य के दौरान क्रियात्मक रूप से धीरे धीरे हो गई, इस रूप में डिस्टार्ट हो करके विकृत रूप में आ गई, प्रोफेशन से आकर के धीरे धीरे रूढ़ हो गई, कंजर्वेटिव हो गई। ये इतिहास ठीक से ना पढ़ा करके उन्होंने कह दिया इनके तो प्रारंभ के दर्शन में ये था, और कह दिया कि आर्य बाहर से आए, यूक्रेन जहां है आज स्टेपी रीजन, वहां से आए। द्रविड़ कहां से आए साहब? सरस्वती सिंधु में जिसको मार के भगा दिया आर्यों ने, वो कह दिया वो आए कैस्पियन सागर से आए। इसके पहले कौन थे जिनको द्रविड़ों ने भगाया? तो बोले ऑस्ट्राइड्स थे। वो कहां से आए? तो बोले साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। बोले उन्होंने किसको भगाया? तो बोले निग्रोस को भगाया। वो कहां से आए? बोले इथोपिया से आया। ये पूरे कंटेंट में पढ़ा दिया कि भारत में तो कोई था ही नहीं, सब बाहर से आए। इसलिए अगर हम भी बाहर से आए हैं तो हम भी तुम्हारे साथ राज करेंगे, तो क्या बुरा है? तुम तो कभी राष्ट्र थे ही नहीं। ये जो फाल्ट लाइन है, भाषाओं का विवाद आज भी फन उठा के खड़ा होता है। कभी हिंदी का विरोध तमिलनाडु में होता है, तो कभी महाराष्ट्र में होता है, तो कभी गोशुर कश्मीर में होता है, कहीं बंगाल में होता है। क्यों होता है? इसलिए कि हम ये मानने को तैयार नहीं हुए कि संस्कृत, जो विल्डुरान तो कह रहा है, वैयाकरण कह रहे हैं कि भारत ही नहीं बल्कि जर्मन फ्रेंच भी भाषाएं संस्कृत के ही पाणिनीय ग्रंथ के पाणिनीय व्याकरण से धातुओं के आधार पर ही निर्मित हुई हैं। भिन्न एक्सेंट के अनुसार वह परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा के रूप में वर्ण शब्द पदों का विकास हुआ। ये पद्धति डिफरेंस है तो ज्योग्राफिकल एक्सेंट का है, ये वाक अवयव का डिफरेंस। ये अगर समझ में आ जाए तो झगड़ा नहीं होगा भाषा। हमने इसका निदान किया अपनी पुस्तकों में, सिर्फ आपसे चर्चा नहीं कर। आप हमारी हिंदी किताब उठा के देखेंगे तो हमने हिंदी किताब में जो जो लोग सबसे अधिक विरोध करते हैं जिस प्रांतों के, हमने विचार किया। बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 2000 प्रोफेसर्स और 3500 पीजीटी टीचर्स हमारे विभिन्न विषयों में पैनलिस्ट हैं, जिनसे चर्चाएं होती रहती हैं एक एक चैप्टर पर, एक एक भाव। तो मैंने उनके सामने रखा कि ये किया जा सकता है कि हम हिंदी भाषा की किताब को इस तरह से करें कि हम तमिलियन से तो कहते हैं कि हिंदी क्यों नहीं बोलते, लेकिन क्या नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति जो हिंदी भाषी है वो 10-20 वाक्य भी तमिल जानता है क्या? क्या तमिल में नमस्ते करना भी जानता है क्या? क्या तमिल संगम लिटरेचर के बारे में जानता है क्या? क्या वो तेलुगु के बारे में 4-10 शब्द भी जानता है क्या? तो उन्हें लगता है कि मेरी भाषा का तो तुम अंशमात्र सम्मान नहीं कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि इस भाषा को तुम पूरी तरह मान लो, तो वहां प्रतिक्रिया शुरू। हमने पुस्तकों में इस तरह गढ़ा है
कि 12वीं तक आते आते बच्चा कम से कम आम जीवन के 150 शब्दों को भारत की 15 भाषाओं में खेल खेल में सीख लेगा। और 8वीं से लेकर 12वीं तक किताब में इस तरह से व्यवस्था की है कि सामान्य रूप से जो संवाद के 60-65 वाक्य होते हैं, आप कभी एक बार सोचिएगा सोने से पहले कि आप कहीं जाते हो तो कौन कौन से वाक्य बोलते हो जिस उपयोग के लिए जरूरत पड़ती है। मुश्किल से 60-65-55 वाक्य ऐसे होते हैं जो जरूरत पड़ती है। तो उसको हमने कहा कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चों के अंदर एक म्यूचुअल डिस्कशन करा के एक पाठ को इस तरह संयोजित करें कि वो 60 वाक्यों को आम बोलचाल के भारत की शेड्यूल 8 की 15 भाषाओं में बोलना भी सीख ले, ताकि जब तमिलनाडु में जाए तो वो बोल सके 10-20 वाक्य, हालचाल पूछ सके, अपनी बात कह सके। और ये मैं प्रयोग करके बता रहा हूं। मैं जब गया था, जैसे आपसे बात कर रहा हूं ऐसे चेन्नई में गया बात करने, तो वहां उन्होंने कहा सर वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद अस यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हमने कहा ओके फाइन, नो इशू। तो मैंने उनसे इंग्लिश में बात की 1.5-2 घंटे। जब बात किया तो बौद्धिक रूप से तो लगे जुड़े हुए इंटेलेक्चुअली, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं दिख रहे थे। तो दूसरे दिन मेरी मीटिंग मदुरई में थी, तो शिक्षाविदों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ। तो रास्ते में मैंने सोचा, फ्लाइट से जाना था, मैंने वहां फोन किया कि मुझे एक ऐसा टीचर दो, कल सुबह 10 बजे गोष्ठी है, शाम को 1.5 घंटे मुझे उसका शिष्य बनना है कि मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में या भारत की संस्कृति के बारे में कम से कम 5-10 मिनट तमिल में बोल सकूं। तो बोला सर इसे कैसे संभव होगा? अरे हमने कहा तुम बुलाओ ना, कोशिश करेंगे, अभी हमारी याददाश्त इतनी बूढ़ी नहीं हुई। तो मैंने 1.5 घंटे उसको सोने से पहले सीखा और बोलता गया, मैं देवनागरी में लिखता गया, सुबह उठ करके थोड़ा एक बार रिवाइज किया। और जैसे ही मैं वहां शुरू हुआ 5-7 मिनट मैंने तमिल में बोला, 7-8 मिनट। और इसके बाद जब मैं इंग्लिश में शिफ्ट किया, मैंने कहा कि भाई स्टार्टेड इन योर मदर टंग बट नाउ इन डिटेल आई हैव टू एलेबोरेट आवर कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। तो सब खड़े होकर बोले ताली बजाते हुए, सर यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, वी अंडरस्टैंड हिंदी। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि उन्हें कहीं उनके अंदर भी संवेदना पर हर्ट हो रहे हो कि हुजूर आप बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन छोटे भाई की भी कुछ संस्कृतियों का, उसकी भाषाओं का, उसके साहित्य का कुछ तो सम्मान करो। हम रानी लक्ष्मीबाई की इज्जत करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अगर उसी कालखंड में अगर तमिल ट्राइबल क्वीन वेलु नचियार संघर्ष करती है स्वतंत्रता आंदोलन में और उसकी महिला सेनापति कोयली अपनी शरीर में आग लगा करके रानी की विजय के लिए अंग्रेजों के शस्त्रागार में कूद जाती है, कितने लोग पढ़ते हैं इसको? इतिहास है किसी किताब में? बताइए। तो उनको पीड़ा नहीं होगी क्या? पीड़ा तो होगी ना। तो ये हम उन पीड़ाओं को भी उठा रहे हैं। हमने जा करके अध्ययन किया कि आप कैसे भारत को अखंड समझोगे, तुम्हें हम कौन सी विषय वस्तु दें कि तुम्हें भारत की उस सांस्कृतिक निधि से तुम्हें अन्यतम लगाव होगा। मैंने उनके तिरुकुरल को उठाया, उसको हिंदी अनुवाद किया, इंग्लिश अनुवाद कराया, और रेलिवेंट पोर्शंस को हमने कहीं इंग्लिश में लिटरेचर में, तो कहीं हिंदी में, कहीं संस्कृत में, उसको पाठ के रूप में डाला। क्योंकि जो मूल्यांकन नहीं होता बच्चे पढ़ते नहीं। आप भाषण देते रहो नैतिकता का दिन भर, अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो बच्चा उसे पढ़ेगा नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा इसके दिमाग में। इसलिए ये सारे विषयों को, ये अवधारणा है भारतीय ज्ञान परंपरा। मैथमेटिक्स के बारे में पूरी दुनिया को भ्रम है, अरेबियन न्यूमेरिकल सिस्टम, जबकि इसका पूरा इतिहास वो हमारी पुस्तकों में मिलेगा और किसी कोर्ट की पुस्तक में नहीं, और ऑथेंटिक है। मैं कोई भावनात्मक बात नहीं करता कि किस तरह से 9वीं शताब्दी में अब्बासीद डायनेस्टी का अल मंसूर बाल्ख, जो अफगानिस्तान चाइना बॉर्डर पर एक बौद्धिक मॉनेस्ट्री है, उस पर आक्रमण करता है, उन्हें इस्लामिक बनाता है,
फिर बर्माई को बगदाद ले जाता है और सारे भारतीय ग्रंथों को अरबी और फारसी में अनुवाद कराता है। सिंध हिंद का राजा कैसे ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत को लेकर के गिफ्ट देता है उसको, अल मंसूर को, और बर्मई का बेटा जो बुद्धिस्ट थे, जब इस्लाम होने के बाद वो मोहम्मद खालिद बिन के नाम से फिर सारे ग्रंथों का अनुवाद करता है। फिर जब अब्बासीद डायनेस्टी स्पेन के टोलस्टेटो तक जाती है तो वहां पर कैसे हमारी गणित पहुंचती है। और फिबोनिच सीरीज जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, वो अपने संस्मरण में लिखता है ये जो हमने सीखा है अरब के माध्यम से आया है, भारत के गणितज्ञों से।